हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर, यानी कि मौसम को समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोट के साथ। कोट कहती है ए चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ न्यू, यानी कि वेदर में छोटा सा बदलाव भी काफ़ी है कि दुनिया में और खुद में कुछ चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। ये डेजर्ट है, यहाँ पर स्नोफॉल हो रखा है, ऑब्वियसली माउंटेनियस एरिया, और यहाँ पर क्लाउडीनेस है, और यहाँ पर स्प्रिंग सीजन है, फूल खिले हुए, ट्यूलिप्स खिले हुए। ठीक है, चलते हैं नीचे। द बिग क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। बिग क्वेश्चन जिसके हमने यहाँ से ढूंढने हैं चैप्टर पढ़ के। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या आराम से, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। हम अपने आसपास का वेदर को कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे उस पर हम नज़र रख सकते हैं, यानी कि उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है हाउ डू वेदर प्रेडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। कि वेदर की जो प्रेडिक्शंस है, जो भविष्यवाणी होती हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, 2-4 दिन में क्या होने वाला है, वेदर कैसा रहेगा, वो हमें किस तरीके से प्रिपेयर करता है कि हम भारी बारिश से बच सकें, स्टॉर्म से, सूखे से, या फिर हीट वेव से कैसे हम खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो ये सवाल हमसे 2 पूछे गए हैं जिनके आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वेदर एंड इट्स एलिमेंट, यानी कि मौसम और उसके एलिमेंट्स कौन से। ठीक है, तो कह रहा है कि जब आप सुबह कभी ठंड में उठते हो, ठीक है, आप ठंड से कांप रहे हो, तो क्या करते हैं हम लोग अक्सर गर्म कपड़े ढूंढते हैं। ठीक है, ताकि हमें जो गर्म रख सके। और गर्मियों में क्या करते हैं हम कॉटन के कपड़े ढूंढते हैं जो ठंडे रखते हैं हमारी बॉडी को और कंफर्टेबल रहते हैं। फिर कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी बॉडी के सिग्नल्स पे। हमारी बॉडी हमको सिग्नल दे रही है, वेदर को सेंस कर रही है कि ठंडी है या गर्म है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े बदलते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ वेदर, और नीचे यहाँ पर कुछ डायग्राम दे रखी है, ये हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वेदर। तो कह रहा है वेदर एक ऐसा स्टेट है अर्थ की एटमॉस्फेयर का, किसी एक पर्टिकुलर जगह का और एक पर्टिकुलर टाइम का। यानी कि कह रहा है कि सपोज अगर मैं कहूँ भाई अब इस वक्त दिल्ली का वेदर कैसा है, यानी कि दिल्ली का इस वक्त मौसम कैसा है, तो मैंने एक टाइम भी दे दिया कि इस वक्त कैसा है, और मैंने एक जगह भी दे दी कि वहाँ का मौसम मुझे बताओ। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है वेदर इज ए स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। तो कह रहा है इन सिंपल टर्म्स एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस। गैसेस की लेयर है जो कि प्लैनेट्स को सराउंड करती है, और इस केस में हमारी अर्थ को सराउंड करती है, इस चैप्टर जो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। इन सिंपल वर्ड्स एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। ठीक है, और इस लेयर ऑफ गैसेस को जो है हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की पिक्चर दे रखी है आपको। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले दे रखा है ट्रोपोस्फेयर। आप पढ़ लीजिए, ट्रोपोस्फेयर दे रखा है, फिर दे रखा है स्ट्रेटोस्फेयर। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ के जो ऊपर लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये डॉटेड लाइन्स हैं छोटी छोटी, ये हैं ट्रोपोपॉज, यानी कि ये ट्रांजिशन जोन है फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू नेक्स्ट लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर दिखा रखी है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ, क्योंकि ओजोन क्या करती है, मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशंस ऑफ सन उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस अर्थ पे नहीं पहुंचने देती है। और यह स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर एक और लेयर है, यह नीचे देखेंगे। ठीक है, तो फिर कहता है कि वी द अर्थ्स एटमॉस्फेयर में भी कंपेयर ऑफ ए केक। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम केक की लेयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप केक तो आप सबने खाया होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेयर्स होती हैं, तो वैसा ही हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर रहता है। फिर कह रहे जो लेयर सबसे नज़दीक होती है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जैसे ये अर्थ का ये सरफेस है, तो सबसे ऊपर जो नज़दीक वाली लेयर है हमारे सिर के ऊपर, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर क्या है भाई, यहीं पर सभी प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, जीते हैं और सांस लेते हैं। फिर कह रहा है इट इज़ ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट, यहीं पर सभी वेदर फिनोमेना होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर की अब हाइट कितनी है। सबसे पहली लेयर तो हमें पता चल गया भाई ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, सपोज ये अर्थ है और ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो इसकी हाइट अर्थ से, अगर हम अर्थ के इक्वेटर या सेंटर से देखें तो ये लगभग 18 किलोमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है अगर हम पोल से देखें, सपोज ये हमारे पोल्स हैं यहाँ पर, तो पोल से इसकी हाइट है 6 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा है कि हमारे जो पोल्स हैं वहाँ पर जो एयर है वो लेस थिक है। ठीक है, और लेस थिक होने के कारण क्या होता है, वो
ठंडी होती है और नीचे बैठ जाती है, जिस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर एक्सपैंड नहीं होता है। तो जो हमारा इक्वेटर होता है, ट्रॉपिकल जोन जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर क्या रहती है, हवा एक्सपैंड करती है और एक्सपैंड होकर हवा ऊपर की तरफ चलती है। तो क्या होगा, वहाँ पर एटमॉस्फेयर एक्सपैंड हो जाएगा। तो यही वजह है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट पोल से कितनी है 6 किलोमीटर्स, और फ्रॉम इक्वेटर या फिर सेंटर ऑफ द अर्थ कितनी है 18 किलोमीटर्स। फिर कह रहे हैं कि हम काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं भाई गर्म है, ठंडा है, या रेनी है, या फिर क्लाउडी है, ह्यूमिड है, स्नोई है, विंडी है। तो ये सब हम वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, यूज़ करते हैं वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए। सपोज़ अगर कोई हमसे पूछता है आज मौसम कैसा है, तो हम क्या कहेंगे? अगर बारिश वाला मौसम तो हम क्या कहेंगे, क्लाउडी है। अगर धूप निकली तो हम क्या कहेंगे, भाई सनी है। और अगर स्नो हो रही है हम कहेंगे स्नोई है। और अगर हवा तेज़ चल रही है तो हम कहते हैं विंडी है। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हम यूज़ करते हैं वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। फिर कहता है कि ये दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो कह रहा है कि ये अलग तरीके हैं जिससे हम जो वेदर के अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यही तो है एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है। नीचे देखते हैं कि क्या बता रखा हमको, ठीक है। तो लेट्स एक्सप्लोर देखते हैं। उससे पहले कहता है कि व्हाट आर सम ऑफ द वर्ड्स इन योर लोकल लैंग्वेज दैट यूज टू डिस्क्राइब द वेदर, कि आपकी लोकल लैंग्वेज में जो भी आप घर में बोलते हैं उस लैंग्वेज में वेदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हॉट वेदर को क्या कहेंगे, कोल्ड को, वार्म को, चिली को, इस तरीके से वेदर जो है वो इंग्लिश में तो हम बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में ऐसे वेदर्स को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो सबसे पहला एलिमेंट ऑफ वेदर है टेम्परेचर, उसके बाद है प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये क्या है हम एक एक करके देखते हैं। उससे पहले, इस पे जाने से पहले कुछ हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है स्लीट। स्लीट कहता है फ्रोजन और पार्शली फ्रोजन रेन। बारिश तो हो रही है लेकिन वो क्या है, फ्रोजन है या फिर पार्शली फ्रोजन है, थोड़ी आइस की फॉर्म में है, ठीक है। स्नो नहीं है, आइस की फॉर्म में है, उसे हम कहते हैं स्लीट। फिर कह रहा है हेल। क्या है, हेल क्या होता है, जब बारिश होती है तो छोटे छोटे बॉल्स गिरते हैं, ठीक है, वाइट कलर के, जिसे हम ओले भी कहते हैं हिंदी में। तो हेल बेसिकली वही है, स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक द रेन। फिर कह रहा है वाटर वेपर्स क्या है। तो कह रहा है वाटर वेपर्स क्या है भाई, वाटर वेपर इज़ वाटर इन गैसियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म। तो जब पानी गर्म होता है सन की हीट से तो क्या होता है, इवापोरेट होता है, इवेपोरेट होके वो गैसियस फॉर्म में बदल जाता है, तो उसी को हम कहते हैं वाटर वेपर्स, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ वेदर की ओर, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर हम साइंस में भी आप पढ़ते आए हो, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो यहाँ पर टेम्परेचर बता रखा है कि हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज़, कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना गर्म या कितना सर्द है उसे हम कहेंगे टेम्परेचर। फिर है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होती है कि जब भी पानी आसमान से बरसता है तो यहाँ तो अगर स्लीट की फॉर्म में होगा या हेल की फॉर्म में होगा या फिर अगर स्नो की फॉर्म में होगा उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रेन समझ लेते हैं बच्चे प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, अगर स्नोफॉल हो रही है तभी भी हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन हो रही है। अगर स्लीट गिर रही है यानी कि पार्शली फ्रोजन रेन गिर रही है तो भी हम यही कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन हो रही है। और अगर बारिश हो रही है तो भी प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट एनी फॉर्म ऑफ वाटर जो कि आसमान से गिरता है, चाहे वो रेन की फॉर्म में हो, स्नो की फॉर्म में हो, स्लीट या फिर हेल हो, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर थर्ड एलिमेंट है वेदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में अभी हमने ऊपर यही पढ़ा, इट इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस। तो कह रहा है इसी गैसेस का जो वेट हमारे ऊपर हम फील करते हैं उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर क्या है जी, विंड। विंड होती है जी मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप कह सकते हैं कि फास्ट मूवमेंट ऑफ एयर इज़ नोन एज विंड, ठीक है। फिर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेन्ड इन द एयर, की हवा में कितनी मात्रा में वाटर वेपर मौजूद है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। फिर कह रहा है कि अर्ली टाइम्स में क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या होता था, ह्यूमंस जो थे वो नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। और कुछ सिग्नल्स उन्होंने सीखे, नेचर के सिग्नल्स उन्होंने पढ़े, ठीक है, ताकि वो वेदर को प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। तो इन सिग्नल्स को कहा जाता था फोरकास्ट, ठीक है। तो देखते हैं फोरकास्ट क्या है। तो फोरकास्ट कह रहा है तो टू प्रेडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस, ठीक है, इन अवर केस द वेदर। तो फोरकास्ट क्या होता है कि प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना या पहले ही बता देना कि मौसम कैसा होने वाला है। तो पुराने ज़माने में लोग कैसे ऑब्जर्व करते थे जबकि इतने वेदर फोरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे।
तो लोग क्या करते थे, बर्ड्स को ऑब्जर्व करते थे जो कि बहुत नीचे उड़ रहे थे, ठीक है। एंड्स को ऑब्जर्व करते थे जो कि अपने एग्स को कैरी करते थे। तो एंड्स क्या करती थी, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती थी या बारिश अगर आने वाली होती तो एंड्स अपने एग्स को कैरी करके थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पे चली जाया करती थी। स्क्विरल्स जो होती थी वो नट्स गैदर करना शुरू कर दी थी। फ्रॉग्स जो थे वो दे स्टार्ट क्रोकिंग लाउडली, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते थे, ठीक है। और या फिर क्या होता है, जो पाइन कोन्स होते हैं, जो पाइन ट्री के कोन्स होते हैं, वो या तो खुल जाते थे कभी कभी, या तो बंद हो जाते थे, ठीक है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी तो पाइन कोन्स जो थे वो बंद हो जाते थे, और जब ह्यूमिडिटी कम होती थी तो पाइन कोन्स खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रडिक्शन करते थे पुराने ज़माने के लोग कि वेदर क्या होने वाला है आगे, वेदर किस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था लोगों की, बारिश यहाँ तूफान तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो यही जो नॉलेज थी वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहती थी। आज भी इंडिया के काफ़ी सारी जगहों पे लोग ऐसे ही ट्रेडिशनल वेज यूज़ करते हैं वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। स्पेशली जब मानसून आने वाला होता है, ठीक है, उस टाइम पर भी लोग ट्रेडिशनल वेज ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है कि नेचर कौन कौन से क्लूज़ देती है जिसको लोग ऑब्जर्व करके प्रेडिक्शन किया करते थे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि एंड्स जो थी अपने एग्स को हायर ग्राउंड में शिफ्ट कर देती थी, ठीक है। बारिश अगर आने वाली होती थी तो यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है एंड्स अपने एग्स को उठा के जा रही हैं। फिर फ्रॉग्स क्या करते थे, दे स्टार्टेड क्रोकिंग लाउडली, ठीक है। तो ये फिनोमेना कहाँ पर देखा जाता है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो वहाँ पर भी, ताकि मानसून अगर आने वाला तो फ्रॉग जोर जोर से आवाज़ करते थे। फिर पाइन कोन दे रखा, ये खुला हुआ पाइन कोन है और ये बंद हो चुका है, ठीक है। अब क्या है कि जब पाइन कोन खुलता या बंद होता था तो ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर पाइन कोन बंद है तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन जो है ह्यूमिड है। तो पाइन कोन क्यों बंद हो जाता था, वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता था मॉइस्चर से, ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी नहीं है यानी कि ड्राई कंडीशन है तो क्या होता था, पाइन कोन खुल जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है मेटीरोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एवोल्यूशन, कि वेदर की स्टडी और वेदर किस तरीके से एवॉल्व हुआ, ठीक है। तो इसकी स्टडी है मेट्रोलॉजी। तो कह रहे दिस स्टडी इज़ द बेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग। तो मेट्रोलॉजी ही बेसिस है कि हम वेदर फोरकास्टिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर मेट्रोलॉजी हम सीख रहे हैं, हमें पता भाई क्या होने वाला है, तो हम प्रडिक्शन कर सकते हैं, वेदर फोरकास्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पिछले कुछ सेंचुरीज़ में साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और कुछ मेथड्स और मेजर्स ऐसे उन्होंने ढूंढ निकाले हैं, ठीक है, जिससे वो वेदर को मॉनिटर कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं वेदर पे, ठीक है। और बहुत ही प्रिसीजन के साथ यानी कि एक्यूरेसी के साथ वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स, अब मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी इनपुट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनके थ्रू मिलते हैं, तो मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर किस तरीके के रहने वाला है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। या कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए भी वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। तो अब पूछ रहे ये करते कैसे हैं, ठीक है। तो कह रहे डू दे जस्ट लुक अप इन द स्काई, तो क्या वो सिर्फ आसमान को देखकर गैस करके बता देंगे कि क्या होने वाला है। तो कह रहे हैं नो, ये ऐसा नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे हैव गॉट सम कूल गैजेट्स, इनके पास कुछ कूल गैजेट्स रहते हैं, ठीक है। ए फ्यू ऑफ विच वी विल नाउ लुक एट, हम उनमें से कुछ अभी देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला वेदर इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वेदर के एलिमेंट्स को मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, तो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर के साथ, ये तो आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने 6th क्लास में पढ़ा ही होगा कि अलग अलग थर्मोमीटर्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो दो तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि आपने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी पढ़ा, एक होता है सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो कह रहा है कि अगर हमें 15 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा ठंडी महसूस हो रही, ठीक है, तो वही 15 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना दिखाएगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा, लेकिन महसूस एक जैसा हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर 2.4.1 दिखा रहा है कि स्नो पिघल रही है। क्यों पिघल रही है, क्योंकि वार्म हो गया, गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वेदर क्लाउडी हो गया तो ठंडा मौसम होने वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विंटर्स में क्या होता है, कोकोनट वाटर होता हमारा कोकोनट ऑयल फ्रीज़ हो जाता है, तो विंटर्स में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो विंटर्स में और क्या होता है, कर्ड जो हमारा है वो ज़्यादा टाइम लेता है उसको बनने में एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो फिर नीचे कह रहा है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, बहुत सारे तरीके टाइप्स के थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो सम कह रहा है कि कुछ जो है वो सिर्फ एम्बिएंट टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एम्बिएंट यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है या फिर जो हमारा
सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर दे रखा है एम्बिएंट क्या होता है, एम्बिएंट ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास का क्या टेम्परेचर है, हमारे सराउंडिंग्स, अगर हम कमरे में बैठे हैं तो कमरे का क्या टेम्परेचर है, तो इसे हम कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। तो कह रहे हैं कि कुछ थर्मामीटर्स वो सिर्फ एम्बिएंट टेम्परेचर को बताते हैं, ठीक है, और कुछ क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिन का क्या होगा या फिर क्या है वो बताते हैं। तो कह रहे हैं कि थर्मोमीटर्स ऑफन यूज ए कलर लिक्विड, थर्मोमीटर के अंदर एक लिक्विड भरा जाता है जिसे हम कहते हैं मरकरी, और मरकरी क्या करता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो मरकरी नीचे बैठ जाता है थर्मोमीटर में, ठीक है। तो कह रहा है हाउएवर, लेकिन मोर एंड मोर डिजिटल थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड। अब कह रहा है कि अब जो मरकरी थर्मोमीटर्स हैं जिसमें लिक्विड होता है उसके बजाय हम ज़्यादा किस पे प्रेफर कर रहे हैं, हम डिजिटल थर्मोमीटर्स उस पर ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं और वो ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके कह रहा है इंडीड जो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है, तो दे कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स। तो कह रहा है कि टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, एम्बिएंट क्या है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करते हैं ये यूज़ किया जाता है कुछ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स को, जैसे कि यहाँ पर है रेंज ऑफ टेम्परेचर और दूसरा है मीन डेली टेम्परेचर। ये देखते हैं क्या है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर एक दिन का सपोज मैक्सिमम टेम्परेचर क्या 30 डिग्रीज, उसको हम माइनस कर देंगे मिनिमम टेम्परेचर के साथ। तो मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, हमारा रात को ही होगा। तो सपोज दिन का मैक्सिमम है 30 और रात का मिनिमम है 20 डिग्रीज, तो हमारा मीन टेम्परेचर कितना निकल जाएगा, मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर की जो रेंज होगी वो निकल जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस। तो फिर दूसरा है मीन डेली टेम्परेचर। तो मीन डेली टेम्परेचर क्या रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमारा मीन डेली टेम्परेचर निकल जाएगा। तो यही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई। सपोज 30 डिग्रीज मैक्सिमम है और 20 डिग्रीज मिनिमम है, तो ये हो गया 50 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा 25। तो ये निकल जाएगा हमारा मीन डेली टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर दिन का, यानी 24 आवर्स का। तो मीन डेली टेम्परेचर क्या होगा कि किसी एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, उसमें हम प्लस कर देंगे मिनिमम टेम्परेचर और डिवाइड बाय 2 कर देंगे उसको, तो हमारा निकल जाएगा मीन डेली टेम्परेचर। फिर उसके बाद कह रहा है डोंट मिस आउट, कह रहा है जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वो सेटअप किया गया था 1875 में, ठीक है। इसका कुछ मोटो था, ठीक है, और ये इसका है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका ये लोगो दे रखा है यहाँ पर। फिर नीचे लेट्स एक्सप्लोर कह रहा है कि एक चार्ट दे रखा है हमको, मध्य प्रदेश सिटी का चार्ट दे रखा है। तो वहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है एक वीक में, वो हमसे पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है मिनिमम टेम्परेचर क्या है, फिर पूछा जा रहा है भाई रेंज को कैलकुलेट करो। अब रेंज हमने क्या देखा था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर है। इस मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज निकल जाएगी। तो अगर मीन डेली टेम्परेचर निकालना है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा मीन डेली टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर दूसरा एलिमेंट ऑफ वेदर है प्रेसिपिटेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा टेम्परेचर, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हमने ऊपर ही देखा कि वेन एवर वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ स्नो, हेल, स्लीट, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ द न्यूज़ सेज दैट ए पर्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ए डे, तो इसका क्या मतलब है और इसे कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अक्सर न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि आज दिल्ली में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, आज पंजाब में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये क्या चीज़ है और बारिश को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इज कॉल्ड रेन गॉज। तो ये रेन गॉज दे रखा आपको, ठीक है, उसकी यहाँ पर डायग्राम बना रखी है। तो रेनफॉल को हम मेजर करते हैं रेन गॉज के साथ। तो ये होता क्या है, तो एक ट्यूब होती है, ठीक है, उस ट्यूब पे मार्किंग्स की होती है, जैसे हमारे स्केल पे होती है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऊपर ट्यूब के ऊपर ये फनल रख दी जाती है, तो इन दोनों को एक बीकर में रख दिया जाता है। तो ये हमारा रेन गॉज तैयार हो गया फॉर मेजरिंग रेनफॉल, ठीक है। तो अब होता क्या है, इससे मेजर कैसे होता है, कह रहा है व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो बारिश क्या होगा, फनल के ऊपर गिरेगी, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर गिरेगी, तो अल्टीमेटली पानी हमारा इसमें कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो जब बारिश बंद होगी फिर हम देखेंगे भाई हमारा कितना ये ट्यूब भर चुका है। तो सपोज़ अगर ट्यूब हमारा 7 तक भर चुका है तो हम कहेंगे भाई 70 मिलीमीटर बारिश हमारी हो गई है, या फिर 7 मिलीमीटर बारिश हो गई। तो ये है सिंपल सा रेन गॉज, ठीक है। तो चलते हैं नीचे हमारे नेक्स्ट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि रेन गॉज जो है वो बनाने के लिए हमें बोल रहा है, ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर में।
तो कह रहे हैं कि मेक ए रेन गॉज डायग्राम, जैसे आपने ऊपर देखी रेन गॉज बनाओ वैसा ही उसे ओपन एरिया में रख दो, ठीक है। उसको थोड़ा चीज़ों से दूर रखो जो कि रेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। फिर कह रहा है आपने इंश्योर करना है कि रेन गॉज जो है आपको फ्लैट सरफेस पे आपने रखा होना चाहिए, बिल्कुल टिल्ट नहीं होना चाहिए, और ताकि वो विंड से ना गिर जाए, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखना है। फिर कह रहा है अपने मेजरिंग स्केल से रिकॉर्ड करना है कि कितना पानी उसमें, जो आपने रेन गॉज बनाया उसमें कितना पानी उसमें कलेक्ट हुआ है। तो 1 महीने तक आपने ऐसा ही करना है। तो फिर आपने एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करनी है हर वीक में, और हर उस जो आपने 1 महीने का इसमें रिकॉर्डिंग की होगी आपने, हर हफ्ते का एवरेज रेनफॉल आपने बताना है इसमें। और बताने के बाद वेरिएशन नोट करनी है कि उस पूरे मंथ में 4 हफ्ते अगर हैं तो किस हफ्ते में वेरिएशन है, किस हफ्ते में ज़्यादा हुई है रेनफॉल, किस हफ्ते में कम हुई है। तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट ऑफ वेदर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, द वेट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑन अबव अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो अवेयर रहती हैं, ठीक है, टेम्परेचर के लिए, और रेनफॉल की जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, ठीक है, और रेनफॉल जैसे होता है हमें पता चल जाता है। फिर कह रहा है बट यू मे ऑलवेज हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स। तो हमें कह रहा है कि आपने कभी कभी ये भी फील किया होगा कि वेदर कभी हैवी सा फील हो रहा है, ठीक है। तो जैसे थंडर स्टॉर्म आने वाला तो वेदर थोड़ा हैवी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम थोड़ा वेट महसूस करते हैं अपने ऊपर। तो ये कह रहे दिस इज़ रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कौन सा प्रेशर है, जो गैसेस या फिर जो वेट ऑफ एयर हमारे सर के ऊपर है वो हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है जो सी के नज़दीक एरियाज होते हैं, सी कोस्ट होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। और लो कहाँ पर होता है, जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, हायर आल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। फिर कहते हैं कि व्हेन यू क्लाइंब ए माउंटेन, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो एयर हमारी पतली होती जाती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द प्लेन्स। तो उसका रिजल्ट क्या है कि एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर गैसेस की कंसनट्रेशन कम है आल्टीट्यूड्स पे, पहाड़ों पे, तो इसका मतलब प्रेशर भी कम होगा। और कह रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम रहती है जो ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड वाले एरिया से रहती हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन भी कम है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, तो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी ताकि हमें चलाए, हम चढ़ाई करते जाएं, हम चलते जाएं। तो कह रहे दैट्स वाई कि कुछ लोग जो हैं जब पहाड़ चढ़ते हैं उनको सांस फूल जाती है, ठीक है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और थकावट महसूस करते हैं हाई आल्टीट्यूड्स पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो प्रेशर लो है और दूसरा ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी है। अब आप देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि दिस डज नॉट मीन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन द प्लेन्स बिलो और ऑन द कोस्ट। अभी ऊपर इसने क्या कहा, ऊपर कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो प्लेन्स या कोस्ट एरियाज में ज़्यादा रहता है और हाइट पे कम रहता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, प्लेन्स में भी कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा है ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो उसे मेट्रोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है। और ये लो प्रेशर सिस्टम जब बनता है, जब ये डिप्रेशन बनता है तो समटाइम्स क्या होता है, ये एक स्टॉर्म या फिर साइक्लोन में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम कहते हैं बैरोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे बहुत सारे थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के बैरोमीटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जो बैरोमीटर यूनिट डिस्प्ले करते हैं, जैसे थर्मोमीटर क्या यूनिट डिस्प्ले कर रहे हैं, या तो सेंटीग्रेड या तो फ़ारेनहाइट, तो बैरोमीटर जो डिस्प्ले करता है वो है मिली बार, ठीक है। तो यानी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है मिली बार। तो कह रहे जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी कोस्ट पे, मीन्स नॉर्मल, ठीक है, वो है 1013 मिली बार, MB यानी कि मिली बार। तो कह रहे हैं जब ये प्रेशर इससे कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रही है, कह रहे जो 1000 मिली बार से प्रेशर जब कम हो जाता है, ठीक है, तब हम कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो यही डिप्रेशन जो है समटाइम्स इट डेवलप्स इनटू स्टॉर्म और साइक्लोन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हमें टर्मिनोलॉजी दे रखी है, वो है एक्लीमेटाइज। तो इसका मीनिंग होता है कि नए क्लाइमेट में या नई कंडीशन में खुद को एडजस्ट करना। तो फिर कह रहा है थिंक अबाउट इट, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। तो कह रहा है जो लोग हाई आल्टीट्यूड्स पे जर्नी करते हैं, ठीक है, उन्हें एडवाइस किया जाता है कि बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाएं ताकि वो उनकी बॉडी खुद को एडजस्ट कर ले, यानी कि एक्लीमेटाइज कर ले, एडजस्ट कर ले उस क्लाइमेट को या जो आसपास की सराउंडिंग्स है उसको। और फिर कहते हैं जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं जो हाई आल्टीट्यूड पे सर्व कर रहे हैं, जैसे कि खारदुंगला लद्दाख में है,
तो यहाँ पर दे रखा है खारदुंगला का बोर्ड दे रखा है, तो इस पर लिखा रखा है कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, ये लद्दाख में है, तो इसकी हाइट है तकरीबन 18,380 फीट, तो रफली ये बनता है 5.5 मीटर्स किलोमीटर्स के आसपास की सी लेवल से, उतनी हाइट पे ये रोड जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर दे भी रखा है 5,600 मीटर्स यानी कि 5.6 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। तो कह रहे इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, तो यहाँ पर इमेजिन करना भी बहुत हार्ड है कि लोग यहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं और जी कैसे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है। क्यों लो है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और जनरली कह रहा है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 650 मिली बार्स। अभी हमने यहाँ पर ऊपर क्या देखा कि जो नॉर्मल सी लेवल पे होता है 1013, और यहाँ पर आल्टीट्यूड्स पे आप देख लीजिए क्या दिखा रहा है 650 मिली बार्स, ऑलमोस्ट इसका हाफ हो गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर है विंड। तो विंड क्या होता है? फास्ट मूवमेंट ऑफ एयर, उसे हम कहते हैं विंड। और विंड जो ट्रैवल करती है वो ट्रैवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो विंड जब हाई प्रेशर जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करती है, ठीक है, तो वो तेज़ी से जाती है। तो जब तेज़ी से हवा ट्रैवल करेगी तो उसे हम कहते हैं विंड। तो कह रहे हैं कि विंड की स्पीड और डायरेक्शन जो है वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक है, तो स्पीड और डायरेक्शन ऐसे दो फैक्टर हैं जो विंड को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर थिंक अबाउट इट में हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी सीड्स उड़ते हुए देखे हैं, और कह रहा है कि क्या होगा अगर सीड के साथ क्या होगा अगर विंड ना होगी। तो सीधी सी बात है भाई, अगर विंड नहीं होगी तो सीड जो होंगे वो डिस्पर्स नहीं होंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सीड डिस्पर्स नहीं होंगे, तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे प्लांट के आसपास ही। तो ये कुछ सीड्स होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है, इनके ऐसे। तो ये जब हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं, तो जहाँ पर डिस्पर्स होंगे तो वहीं पर ये सीडिंग जो है वो एक प्लांट के रूप में बन जाता है। फिर कह रहे कि विंड जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वेदर का। ठीक है जी, देखते हैं क्यों। तो कह रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन और स्पीड होती है विंड की, ये हेल्प करती है वेदर फोरकास्टिंग में। कह रहा है कि बिसाइड जो एयर पायलट्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो भी अवेयर रहते हैं विंड डेटा पे। कह रहा है कि एज द विंड हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग, क्योंकि जो विंड है वो सेलिंग, जो बोट्स सेल करती हैं सीज़ में, और जो हमारे प्लेन्स फ्लाई करते हैं हवा में, उन पे जो काफ़ी ज़्यादा असर डालती है विंड। तो कह रहा है फार्मर जो हैं वो भी विंड की डायरेक्शन को देखकर प्रेडिक्ट करते हैं कि रेनफॉल जो है वो किस डायरेक्शन से आने वाला है। फिर कह रहे हैं कि ऑल्सो ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज सॉइल टू ड्राई फास्टर। अगर हवा तेज़ चल रही है तो हमारी सॉइल जो होगी वो ड्राई हो जाएगी, यानी कि उसमें से मॉइस्चर जो होगा वो जल्दी से रिलीज़ हो जाएगा अगर हवा तेज़ है। तो कह रहा है भाई हम हवा को अब कैसे मेजर करें और विंड की डायरेक्शन को कैसे मेजर करें। तो कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम कहते हैं विंड वेन या फिर वेदर वेन। तो कह रहा है इट हैज़ ए रोटेटिंग आर्म विद ए पॉइंटर एट वन एंड एंड ए टेल एट द अदर एंड। तो विंड वेल क्या होता है कि रोटेटिंग आर्म होती है उसकी, एक साइड में एक एंड पे इसका पॉइंटर लगा रहता है और दूसरी एंड पे इसकी टेल होती है। अब ये होता क्या है ऐसे? तो कह रहे हैं जब विंड चलती है, हवा तेज़ चलती है, वो टेल को पुश करती है, ठीक है, और जो पॉइंटर होता है तो वो विंड की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इट रिस्पॉन्ड्स इवन टू लाइट ब्रीज, बिल्कुल हल्की ब्रीज है तो तभी भी ये विंड वेन जो है ये मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आप पिक्चर्स देख लीजिए। तो लेफ्ट में ये रहा विंड वेन, ठीक है, तो अगर ये इस तरफ फ्लाई कर रहा है या इस तरफ इसकी डायरेक्शन, तो मतलब हवा जो है इस तरफ है। ठीक है, और दूसरा है राइट साइड में दे रखा है एनीमोमीटर। तो ये रहा एनीमोमीटर। ठीक है, तो एनीमोमीटर क्या करता है? विंड की स्पीड बताता है आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि द विंड वेन, दिस विंड वेन ऑन द टारमाक इज कॉल्ड ए विंड स्टॉक। ठीक है, तो इट गिव्स पायलट्स एन इंडिकेशन। तो ये जो यहाँ पर ये इस तरह वाला ये जो दे रखा है ये है विंड वेन। तो ये ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में लगा रखा होता है क्योंकि ये पायलट्स को दिखाता है कि अब विंड की जो हवा है, हवा की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इट गिव्स पायलट्स एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ये पायलट्स को विंड की डायरेक्शन बता रहा है। तो कह रहा है सिमिलर सॉक्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज दैट रिलीज ऐश और गैसेस। तो कह रहा है वैसा ही इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, तो इसको हम कहते हैं विंड सॉक। ठीक है, ये जो बैलून टाइप दिख रहा है ये चीज़, इसको विंड सॉक कहते हैं। तो ये एयरपोर्ट्स में भी लगा रखा होता है इसको, और इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनीस होती हैं उसके ऊपर भी लगा रखा होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट कह रहा था सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। तो जो सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो विंड की डायरेक्शन और स्पीड बताएगा वो है एनीमोमीटर। ये रहा एनीमोमीटर। तो क्या होगा, जब विंड टकराएगी, ये जो कप्स बने हैं इस पर टकराएगी, ठीक है, तो इसको घुमाएगी, गोल गोल रोटेट करवाएगी ऐसे। तो जितना तेज़ घूमेगा उतना तेज़ विंड की स्पीड हमें ये रिकॉर्डिंग में दिखा देगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसके 3 या 4 मेटल कप्स होते हैं जो रोटेट करते हैं ऑन ए वर्टिकल शॉट व्हेन द विंड ब्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्टिकल कप्स दिखा रखे हैं। तो ये शाफ्ट है, तो जब हवा टकराएगी इसके साथ तो ये रोटेट करेगा, ठीक है। और इसके नीचे ही मीटर लगा रखा होता है जो काउंट करता है कि कितनी बार स्पिन हुआ है, और विंड की स्पीड हमको बता देगा ये किलोमीटर्स पर आवर में। यहाँ पर ये छोटा सा यहाँ पर मीटर लगा रखा है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग बता देगा कि विंड की स्पीड कितनी है। फिर उसके बाद अनदर एलिमेंट है वेदर का, वो है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कह रहा है कि जब हवा में वाटर वेपर ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो कह रहे हैं जो लास्ट एलिमेंट है वेदर का हमारी लिस्ट में, तो कह रहे हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि हवा में कितनी तादाद में जो है वो वाटर वेपर्स मौजूद हैं। तो कह रहे हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये किस पे डिपेंड रहती है, टेम्परेचर पे, विंड पे और प्रेशर एंड लोकेशन पे। तो ये आप ह्यूमिडिटी के ये फैक्टर्स आप याद रखना कि ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन, ठीक है। तो फिर कह रहा है वी कैन आंसर दिस क्वेश्चंस मोर प्रिसाइसली बाय लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं। तो कह रहे हैं ह्यूमिडिटी जो है वो ऑफन मेजर की जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, यानी कि हम कंपेयर करते हैं ह्यूमिडिटी को, ठीक है। तो कह रहा है कि ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज़ इम्पॉसिबल। कह रहा है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हवा में वाटर वेपर बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि 0% होंगे, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो कह रहा है लेकिन सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, कि हाँ 100% ह्यूमिडिटी हो सकती है लेकिन 0% नहीं हो सकती। तो कह रहा है इन प्रैक्टिस रियलिटी में क्या होता है, जहाँ पर ड्राई वेदर होता है वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है 20% या फिर 40%। यानी कि अगर हम देखें कि जो हमारी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है वो है 100%, तो ड्राई वेदर में कितनी होती है रिलेटिवली 100% के मुकाबले कितनी होगी, या तो 20% होगी या तो 40% होगी, ठीक है। तो क्या जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी होगी 60 और 80 के बीच में, ठीक है। तो ये दिखा रखा है कि ड्राई रीजन्स और ह्यूमिड रीजन्स की ह्यूमिडिटी में वेरिएशन दिखा रखा है। तो फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर दिल्ली में ह्यूमिडिटी 52% है और कोची में 84, कोची यानी कि केरला में है कोची, तो कोची में अगर 84% ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो कौन सी जगह पर कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है दिल्ली में वहाँ पर कपड़े जल्दी सूखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है एंड वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर एज्यूमिंग द टेम्परेचर इज सेम इन बोथ प्लेसेस। तो अगर दोनों जगह का टेम्परेचर सेम है लेकिन ह्यूमिडिटी एक में ज़्यादा है और एक में कम है तो कहाँ पर स्वेटिंग ज़्यादा आएगी। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर हम ज़्यादा स्वेट करेंगे अगर टेम्परेचर दोनों जगह का सेम है तो कह रहा है ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे किया जाता है। तो कह रहा है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। तो कह रहे हैं अगेन हाइग्रोमीटर भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने देखा थर्मोमीटर काफ़ी टाइप का होता है, ठीक है। विंड वेन भी 2 टाइप्स के होते हैं, तो हाइग्रोमीटर भी काफ़ी टाइप का होता है। तो कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन, तो उनके जो प्रिंसिपल काम करने का तरीका है तो उस पर डिपेंड करता है कि हाइग्रोमीटर कितने टाइप का होगा। तो कहता है कि मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कि ह्यूमिडिटी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मेजर करने के लिए मेजर जो हम करते हैं वो ज़्यादा महत्व है कहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जैसे कि सच एज फूड प्रोसेसिंग। तो इसे आप ऐसे समझिए, अगर जहाँ पर हमारी फूड प्रोसेसिंग की जा रही है अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो ह्यूमिडिटी जो हम फूड पैक करेंगे तो उनके अंदर जा सकती है, तो हमारा जो फूड है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी को कम से कम रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं म्यूज़ियम्स में भी जो है ह्यूमिडिटी को मॉनिटर किया जाता है और वहाँ पर ड्राई इन्वायरमेंट रखने की कोशिश की जाती है ताकि जहाँ पर म्यूज़ियम में हमारे जो भी आर्टिक्राफ्ट जो पुराने हमारे रखे जाते हैं वहाँ पर शो केस की, ताकि उनको रस्ट ना लग जाए और वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट वेदर स्टेशंस की। वेदर स्टेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एज यू कैन सी
वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द वेदर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड ए टाइम। तो कह रहा है कि हमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनका इस्तेमाल करना पड़ता है वेदर को मेजर करने के लिए एक जगह पर और एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो कह रहा है कि वेदर स्टेशन क्या करता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक जगह पर लगा के रखे होते हैं वेदर स्टेशन में, जो कि ईजीली वेदर को ट्रैक करता है और मेजर करता है। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने ऊपर अभी पढ़े, ठीक है, जो कि वेदर के एलिमेंट्स को मेजर करता है, ये सारे कहाँ पर लगाए होते हैं, वेदर स्टेशन में। तो कह रहे हैं इन सब की रीडिंग्स को, मेजरमेंट्स को लिया जाता है रेगुलर इंटरवल्स पे, और जो हेल्प करता है मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर। तो ये वेदर प्रेडिक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये एक सोलर पैनल दे रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये छोटा सा क्या लगा रखा है, विंड वेन लगा रखा है, ठीक है। तो ये एरो यहाँ पॉइंट कर रहा है कि विंड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये एक वेदर स्टेशन की पिक्चर दे रखी है, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या, तो ऑटोमेटेड का मीनिंग होता है कि ऑटोमेटिकली काम करता है जो। तो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन यानी कि AWS कह रहा है कि एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो खुद ऑपरेट करता है, जो कि वेरियस सेंसर्स से बनाया गया होता है, काफ़ी सारे सेंसर्स इसमें लगाए गए होते हैं, ठीक है, जो कि वेदर को रिकॉर्ड करता है, डेटा रिकॉर्ड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी एलिमेंट्स हैं वेदर के, वो एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन रिकॉर्ड करता है। तो कह रहा है ये स्टेशन जो हैं ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, एविएशन के फील्ड में, एविएशन यानी कि जहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं या लैंड करते हैं, और जो हमारे नेविगेशन करने होते हैं जैसे सी नेविगेशन होती है, वहाँ पर ये लगाए जाते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के फील्ड में इन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को लगाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक्यूरेट और बिल्कुल प्रिसाइज रीडिंग जो है वो ह्यूमन को बताते हैं विदाउट इंटरवेंशन। ये खुद ब खुद डेटा रिकॉर्ड करके दे देगा, ठीक है, ह्यूमंस को। तो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन की। ये कहाँ पर लगा रखा है, ग्लेशियल लेक सिक्किम में है, वहाँ पर इसको लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा एरिया जहाँ पर दिन रात कोई ह्यूमन का रहना पॉसिबल ही नहीं है जो कि मैनुअली रीडिंग ले सके। तो ये सोलर पैनल कॉन्टीन्यूसली इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो ये डेटा हमें यहाँ से ऑटोमेटिकली देता रहता है। तो कह रहे हैं कि 2023 में क्या हुआ था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या किया था, सिक्किम में ग्लेशियर लेक यानी कि ग्लेशियर से बनी होती लेक बनी होती है, उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक, ठीक है, जिसमें ग्लेशियर का पानी इकट्ठा होता रहता है। तो हाई आल्टीट्यूड है, कितना आल्टीट्यूड है इसका, 4800 मीटर सी लेवल से। तो कह रहा है कि जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है वो अर्ली इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि अब कंडीशंस क्या होने वाली है, ठीक है। फिर है प्रेडिक्टिंग वेदर। अब वेदर को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, तो कह रहा है कि जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यहाँ पर जो था ये सारा डेटा कलेक्ट करके मेट्रोलॉजिस्ट इस डेटा को पढ़ेगा, रीड करेगा, ठीक है, और फिर साइंटिफिक स्टडी करेगा इस डेटा की, और उस डेटा के आधार पे वो वेदर को प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। और क्या है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं पर ड्रॉट्स पड़ रहे हैं, कहीं पर फ्लड्स हो रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, जो कि मोर फ्रीक्वेंट है क्योंकि पहले से इनकी जो तादाद है, जैसे कि फ्लड्स जो हैं वो तकरीबन हर साल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ही आते जा रहे हैं, ठीक है। साइक्लोन्स भी पहले कम आया करते थे, अब साइक्लोन्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंडिया का मैप दे रखा है नीचे, ठीक है, देखते हैं इस मैप में क्या दे रखा है। तो कह रहा है कि ये इंडिया का वेदर वार्निंग मैप है इंडिया का, ठीक है। कब दिया गया था, ये 19 मई 2024 को ये दिया गया था। यहाँ पर कुछ सिम्बल्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे हीट वेव के लिए थर्मामीटर है उसमें रेड कलर दिखा रखा है, कोल्ड वेव के लिए ब्लू है, ठीक है। तो फॉग के लिए कुछ ऐसा दिखा रखा है, हैवी रेन के लिए ऐसा दिखा रखा है। तो ये मई 2024 में ये वेदर मैप जो था ये दिया गया था, जनरेट किया गया था। फिर कह रहे हैं कि जो एक्यूरेट वेदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ये हमें हेल्प करती हैं कि हम ऐसे कुछ जो इवेंट्स होता है उसके लिए प्रिपेयर हैं। कैसे इवेंट्स, जैसे कि या एक्सट्रीम हीट होने वाली है, या फिर एक्सट्रीम ये होने वाली है, हैवी रेनफॉल होने वाली है, या कहीं पर स्टॉर्म आने वाला है, तो ये हमें पहले से ही रेडी हम हो जाते हैं इन एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन से, ठीक है, खुद का हम सेफ्टी मेजर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे दे आल्सो एनेबल लोकल गवर्नमेंट्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर, कि लोकल अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट जो होती हैं ये उनको भी पहले ही प्रिपेयर करता है कि अपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लें इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, ठीक है। तो कह रहा है एग्जांपल के जरिए कह रहा है कि एक स्टॉर्मी वेदर में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर सी में स्टॉर्म आ रहा है तो फिशरमैन को वार्निंग किया जाता है कि अपनी वोट जो हैं
वो अच्छे से बांध ली जाए या फिर सी में उनको जाने के लिए रोका जाता है, ठीक है। तो इंटायर कोस्टल एरिया को इवैक्यूएट किया जाता है और अगर एक साइक्लोन एक्सपेक्टेड किया जाता है, ठीक है। अगर एक स्टॉर्म है, स्टॉर्म के केस में सिर्फ फिशरमैन को बोला जाएगा कि आप सी में मत जाएं, लेकिन अगर साइक्लोन आने वाला है तो क्या होता है, तो उस पूरे कोस्टल एरिया को इवैक्यूएट कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर नीचे कह रहा है क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले तो थोड़ा कह रहा है रिकैप्चुलेट कर दिया जाए। तो कह रहा है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या थे, ये एक हमारे एलिमेंट्स ऑफ किसके थे, वेदर के, ठीक है। तो कह रहा है ये जो कंडीशंस ऑफ दिस एलिमेंट्स, तो इनको हम एलिमेंट्स को किसे मेजर करते थे, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जैसे टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर, ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, रेन गॉज। तो विंड के लिए हम यूज़ करते थे विंड वेन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम क्या यूज़ करते थे, बैरोमीटर यूज़ करते थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि पुराने ज़माने, फिर कह रहा है कि इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ सिचुएशंस वन ऑफ दिस एलिमेंट्स इज डोमिनेंट। तो कह रहा है कि अलग अलग टाइम पे और अलग अलग सिचुएशंस में कोई ना कोई एलिमेंट इसमें डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल दे रखा, कह रहा है कि जुलाई में क्या है, रेनफॉल होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होगा वो मई में ज़्यादा होगा, दिसंबर में कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब कम होगा, जब एक साइक्लोन मूव कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कोई ना कोई एक इसमें एलिमेंट डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि वेदर जो है वो क्लोजली लिंक्ड टू क्लाइमेट है, ठीक है। अब वेदर क्या होता है, वेदर एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए होता है, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एवरेज ऑफ वेदर होता है, ठीक है। तो जनरली हम क्लाइमेट को लेते हैं एवरेज ऑफ वेदर ऑफ 30 ईयर्स ऑफ ए प्लेस, कि 30 साल तक किसी एक प्लेस का कैसा वेदर रहा है, तो उसके एवरेज को हम कहेंगे क्लाइमेट, ठीक है। तो वेदर को सिंपली हम क्या कहेंगे कि कोई भी एटमॉस्फेयर में कुछ कंडीशन जो चेंज हो रही हैं हमारी किसी पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर प्लेस पे, उसे हम कहेंगे वेदर। तो पहला क्वेश्चन और एक्टिविटी जो है वो हमें मैथ ऑफ फॉलोइंग दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर किसको मेजर करता है, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे हाइग्रोमीटर को ह्यूमिडिटी के साथ, ठीक है। तो दूसरा है एनीमोमीटर, इसको हम किसके साथ लगाएंगे, तो एनीमोमीटर मेजर करता है हमारा विंड डायरेक्शन और स्पीड को। बैरोमीटर मेजर करता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और थर्मोमीटर किसको मेजर करता है, हमारे टेम्परेचर को। रेन गॉज या अब करता है प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, स्लीट, स्नो, ठीक है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योत्सना जो है वो डिसाइड करती है कि वो कुछ कपड़े पैक करेगी, उसकी स्कूल ट्रिप जा रही है मुंबई में जून में, ठीक है। तो वो वेदर फोरकास्ट देखती है और प्रेडिक्ट करती है कि 29 डिग्री सेल्सियस है मुंबई का टेम्परेचर और 84% ह्यूमिडिटी है। तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो 29 डिग्री सेल्सियस यानी कि मौसम जो है वो एवरेज, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, और ह्यूमिडिटी है 84%, यानी कि स्वेटिंग होने के वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम क्या ज्योत्सना को एडवाइस देंगे कि वो कॉटन के क्लोथ्स ले जाए, ठीक है, अपने साथ बस। तो कह रहा है कि इमेजिन करो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेटिंग अप पर रेन गॉज बना रहा है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस हैं साइट के कि कहाँ पर लगाया जाए रेन गॉज को, ठीक है। तो पहली साइट वो है कि स्कूल का जो वेजिटेबल गार्डन है वहाँ पर लगाया जाए। दूसरा पूछ रहा है तो टेरेस पे जो स्कूल की बिल्डिंग रहती है छत, उस पर लगाया जाए, या फिर एक किसी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे लगाया जाए। एलिवेटेड मीन्स थोड़ा ऐसे उठा हुआ, या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे लगाया जाए, या फिर स्कूल की दीवार पे रख दिया जाए, या फिर वरांडा में रख दिया जाए लाइब्रेरी की, स्कूल की लेबॉर्ट्री की। तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगा इसको लगाने का, तो वो रहेगा टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी इसको, ठीक है। और स्कूल वेजिटेबल गार्डन में, इसको गार्डन में ऑब्स्ट्रक्शन रह सकते हैं क्योंकि गार्डन में आगे पीछे प्लांट्स रहते हैं, तो जिससे रेनफॉल जो है वो पूरे प्रॉपर तरीके से इस पर नहीं गिर पाएगी फनल। तो टेरेस बिल्डिंग क्या रहेगा, बिल्कुल प्लेन एरिया रहेगा, आगे पीछे कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगी उस पर। तो इस वजह से टेरेस बिल्डिंग इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक चार्ट दे रखा है, ठीक है, IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का IMD है, ठीक है। तो कह रहा है डाटा को अच्छे से देखो, क्लोजली देखो, और एक छोटी सी स्क्रिप्ट या फिर रिपोर्ट तैयार करो कि वेदर कंडीशन जो है जम्मू के डिफरेंट पार्ट्स में, जम्मू एंड कश्मीर के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे रहने वाली है, ठीक है, ऑन द डेट शोन। तो हिंट हमें कह रहा है कि कवर द टेम्परेचर रेंज
टेम्परेचर रेंज हमने कवर करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कवर करना है, ह्यूमिडिटी मीन्स जो भी एलिमेंट्स ऑफ वेदर है हमने सब इसमें कवर करने हैं, ठीक है। तो पहले चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट दिया गया हमें 1 फरवरी 2024 का चार्ट है, ठीक है। तो स्टेशंस अलग अलग हैं, ये हैं श्रीनगर, काजीकुंड, पहलगाम, कुपवाड़ा, कोकरनाग, गुलमर्ग और मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो ये सारे हमारे कश्मीर डिवीज़न के एरियास यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर एक्रोनिम्स दे रखे हैं जैसे ACT, NOR, DEP। तो ये क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ACT मीन्स एक्चुअल, नॉर मीन्स नॉर्मल, DEP मीन्स डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से कितना डिपार्चर, यहाँ कितना कम या कितना ज़्यादा हुआ है। R/F मीन्स रेनफॉल, SN मीन्स स्नोफॉल, TR मीन्स ट्रेस अमाउंट, ठीक है। तो चलिए इस डेटा को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो बॉक्सेस हैं ये वाले मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें दे रखा है रेनफॉल का, और लास्ट वाला दे रखा है हमें ह्यूमिडिटी का। तो सबसे पहले श्रीनगर सिटी का हम देखते हैं, बाकी आप इसके अकॉर्डिंग खुद आप करें ना, मैं वो श्रीनगर सिटी का कराता हूँ, बाकी वैसे ही करने हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल टेम्परेचर जो है ये हमें यहाँ पर डेट भी दे रखी है, किस डेट का है ये 1 फरवरी 2024 का डेटा है। तो कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 को श्रीनगर का जो था एक्चुअल टेम्परेचर वो क्या होना चाहिए था, एक्चुअल टेम्परेचर क्या था 6.5 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर था 6.5। तो कह रहा है कि नॉर्मल जो इस डेट को होता है या होना चाहिए वो था 8.9 डिग्री। तो फिर कह रहा है डिपार्चर कितना हो, यानी कि कितना इससे कम है या ज़्यादा है। तो कह रहा है -2.4 डिग्री नॉर्मल से जो है वो कम है इस दिन का टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो फिर हम मिनिमम की बात करते हैं। तो मिनिमम हमको एक्चुअल में रिकॉर्ड किया गया है वो है 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल जो होना चाहिए वो होना चाहिए था -0.7। तो डिपार्चर कितना हो, यानी कि कितना बड़ा है, बड़ा कितना है 0.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा शो हुआ है, ठीक है। तो फिर रेनफॉल देखते हैं। ये रेनफॉल का जो टाइम दे रखा है फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 टू 17:30 आवर्स, यानी कि सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक कितना मिलीमीटर रेनफॉल या स्नोफॉल हुआ, ठीक है। तो RF यानी कि रेनफॉल और SN यानी कि स्नोफॉल, ठीक है। तो स्नोफॉल को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में और रेनफॉल को मिलीमीटर में, ठीक है। तो ट्रेस रेट क्या रहा है, 0 है, यहाँ स्नोफॉल भी 0 है, ठीक है। तो 24 आवर्स का यहाँ पर अभी दे रखा है हमको यहाँ पर, ठीक है। 24 आवर्स में कितना रेनफॉल हुआ है और स्नोफॉल, ये एक दिन का था और ये पिछले 24 आवर्स का। तो रेनफॉल था 13.4 मिलीमीटर और स्नोफॉल था 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डेट हमें नहीं दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कह रहा है कि सुबह 8:30 बजे कितनी थी श्रीनगर की ह्यूमिडिटी 89 डिग्रीज, और शाम को 7:30 बजे कितनी थी 89%, ठीक है। तो ये क्या था, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर ही थे। तो हमने क्या किया इसमें, एलिमेंट्स ऑफ वेदर कवर कौन कौन से कर लिए हमने, रेनफॉल कर लिया कवर, हमने स्नोफॉल कर लिया कवर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कवर कर ली, ह्यूमिडिटी कवर कर ली, ठीक है। और यहाँ पर क्या नहीं दिया गया हमको, यहाँ पर एयर प्रेशर और विंड स्पीड का हमें यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है। तो आज का हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।